आईएसआई ने क्या करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऑल पानी जो है वो हुर्रियत का हेड है। में मोदी जी जो है हमारे पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि 130 करोड़ बंदे उनके पीछे खड़े हैं। आप लोग हाफिज सईद को भी रखते हैं, 5 स्टार होटल में रखने पर अरेस्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से उसको भी रख रखा है। ये खतरा कौन है? ये टेररिस्ट जो है ना, ये असली खतरा नहीं है, ये बेचारे गाजर मूली हैं। हमने ये बोला है कि 370 हटाने के बाद वायलेंस कम हो गया है कश्मीर में, स्टोन पेल्टिंग कम हो गई है, कम फखर यूसुफजई ने। और हम आज बात करेंगे, जैसा हमने के देखा ही है कि पिछले कुछ दिनों में जो है दोनों मुल्कों में एक टेंशन चल रही है, और ट्विटर पे भी आप लोग देख रहे हैं कि मुसलसल इस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं जो कि कश्मीर में जो एक हुर्रियत पसंद मैं कहूँगी, एक फ्रीडम फाइटर हमारे यहाँ तो खैर कहा जाता है, उनको जो है वो हलाक किया गया है। तो उसके ऊपर जो है इंडियन मीडिया जो है चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। जबकि अगर आप लोग जानते हो तो पिछले 30 साल से अभी तक 26,000 या 27,000 लोग जो है वो मारे गए हैं कश्मीर के अंदर ही। और इस तरह की बात की गई है 1990 से, मेरा ख्याल है कि ये यही कहा जा रहा है कि जी कश्मीर में जो तहरीकें उठ रही हैं उसको दबाने के लिए। और अभी रिसेंटली भी जो कुछ हुआ है वो वहीं का शहरी था, वहीं पे रहता था। और अगर कोई टेररिस्ट हो तो टेररिस्ट के जनाजे में इतने लाखों लोग नहीं आते जितना कि किसी फ्रीडम फाइटर के लिए आते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडिया ने पाबंदी क्यों लगाई हुई है और वो लोगों को क्यों उसके जनाजे में शिरकत करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसी तरह की कुछ बातें लेकर हम आज मेजर गौरव से पूछेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया जी सर ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। पहली बात तो ये, जैसे आपने हुर्रियत की बात करी ना, हुर्रियत क्या है मैं समझा दूं आपको। तकरीबन 40 से 45 ऐसी बड़ी और छोटी पार्टीज थी जो कि अलहदा होना चाहती थी, अलग होना चाहती थी इंडिया से, और उनके सबके एजेंडा अलग अलग थे। तो आईएसआई ने क्या करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तो आप उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आपने नाम सुना होगा सैयद अली शाह गिलानी का। बिल्कुल। सैयद तो गिलानी जो है वो हुर्रियत का हेड है। गिलानी तीन बार एमएलए रह चुका है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चुनाव लड़के यानी इलेक्शन लड़के गिलानी जीत चुका है, और गिलानी उसका हेड बना था, हुर्रियत का अभी भी है। गिलानी पेंशन लेता है इंडिया से 60,000 रुपए महीने की। गिलानी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई है, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें एक पूरा आर्टिकल ये है जो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई, 60,000 रुपए की पेंशन ले रहा है, फिर वो हिंदुस्तान को गाली देता है। तो मुझे ये रवैया तो मुनाफकत का है। पहली चीज तो कोई उसको हीरो ना समझे। हीरो वो बंदा है जो ये बोले कि साहब मैं हिंदुस्तान से नफरत करता हूं, मुझे तुम्हारे 1 रुपए नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तब मैं, ठीक है वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उस दुश्मन की इज्जत करूंगा। दूसरी चीज, ये जो हुर्रियत है, हुर्रियत को आरजू जी किसने सेलेक्ट करा, किसने इलेक्ट करा? इंडिया डेमोक्रेसी है। अगर आपको इंडिया में पावर चाहिए, अगर आपको ताकत चाहिए, तो वो सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस से आ सकती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी आईएसआई ने आपको कुछ बना दिया, या 4 बंदों ने सोचा कि हुर्रियत वाला खुदा बन गया। तो इंडिया में अगर आपको अगर पावरफुल बनना है, मोदी आज की तारीख में, मोदी जी जो है हमारे पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि 130 करोड़ बंदे उनके पीछे खड़े हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हुर्रियत जो है ना, जो कहते हैं कि बड़ी बहादुरी से लड़ रही है, क्या बहादुरी से लड़ रही है? हैदरपुरा में रहता है गिलानी। कल अगर पुलिस चाहे उसको उठा के गायब कर दे, उसका पता ना लगे। लेकिन आज तक क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। वो टीवी पे आके हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करता है, 100 चीजें बोलता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं ना कि हामिद मीर साहब को गोली पड़ी छाती पे क्योंकि उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ बोला। उनके ट्विटर के बायो में है कि कैरिंग 2 वुंड्स ऑन माय चेस्ट फॉर टेलिंग द ट्रूथ, उनका बायो है।
हामिद मीर साहब का। आप कश्मीरी बता दीजिए कौन सा जर्नलिस्ट है जो कहेगा कि इंडियन आर्मी ने मुझे मार दिया और आई एम कैरिंग 2 बुलेट्स ऑन माय चेस्ट, या उसकी दफनी हो गया, कबर ही हो गई, हमने किसी को मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं है, लोगों को झूठ बताया गया है, ये मेरा कहना है जी। लेकिन सर, आपने जब से बुरहान वानी को शहीद किया, बुरहान वानी को जब से मारा 2016 से, उस वक्त से आप अगर देखें तो वो तहरीक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये चीज आपको नुकसान कर रही है, इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा कि मुसलसल लॉकडाउन रखे, मुसलसल इस तरह से लोगों को मारे, और कितने लोग मारेंगे आप लोग। ये चीज खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग कश्मीरियों को उनका राइट नहीं देंगे। देखिए, आपने बोला कितने लोग मारेंगे आरजू जी, आप पूछ रही हैं, तो जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मार डालेंगे। ये सिंपल सी पॉलिसी है, ये आपको कोई पॉलिटिशियन टीवी पे आके नहीं बोलेगा, राइट? लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप और फकर साहब दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, ये मैं मानता हूं कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ, आप एहतजाज करिए, आपका हक है, आपको इंडिया हाय हाय बोलना है आप बोलिए, लेकिन जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती लॉयल है? 2002 में, 2003 में त्राल एक जगह है साउथ कश्मीर में, ये जो है बंदी जो चीफ मिनिस्टर बनी, राइट, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जो अभी पीएसए के लिए अंदर है, वो भी 5 स्टार होटल में है, वो 5 स्टार कंफर्ट में रह रही है, कोई जेल वेल में नहीं है, बट शी इज अंडर, जैसे आप लोग हाफिज सईद को भी रखते हैं 5 स्टार होटल में रखते हैं पर अरेस्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से उसको भी रख रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, शी वाज वेविंग द फ्लैग ऑन अ स्टेज, जीवे जीवे पाकिस्तान का झंडा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने बुरहान का नाम लिया, ठीक है, बुरहान हिंदुस्तान से नफरत करता था, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें और मैं बुरहान से नफरत करता हूं, इसमें अगर मुझे आज मिले, अगर आज जिंदा हो मेरे सामने आया, मैं आज उसको गोली मार दूं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कम से कम बुरहान ने ये अब्दुल्ला की तरह, ये मुफ्तीज की तरह और ये गिलानीस की तरह उसने चापलूसी नहीं करी, ठीक है, वो विलन था, मैं उससे नफरत करता हूं, वो मरा अच्छा मरा, लेकिन उसने कभी मुनाफकत नहीं करी बुरहान ने, और ना ये बंदे जो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा, ये बात तय है। लेकिन असली खतरा कौन है? ये टेररिस्ट जो है ना, ये असली खतरा नहीं है, ये बेचारे गाजर मूली हैं। ये कल परसों किसी को मार दिया था, क्या नाम था उसका, रियाज नाइकू को मारा था। रियाज नाइकू क्या करता था? पुलिस, ये 12-12, 13-13 साल के बच्चों को, कि ये इन्फॉर्मर है, उसको गोली मार दी उसने गोली। पुलिस वालों को, फैमिलीज को किडनैप कर लिया, क्योंकि हम लोग तो आर्मी वाले, हम तो कैंटोनमेंट में रहते, पुलिस वाले तो खुले बाहर रहते हैं सबके सामने, उनको गोली मार दी। आज जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलिसमैन है, खासतौर से कश्मीर घाटी का जो पुलिसमैन है, ही इज वेरी हैप्पी कि भाई मेरी फैमिली सेफ है, मेरे बच्चे सेफ है, मियाँ बीवी सब लोग आराम से, मेरे माँ बाप आराम से रहते हैं। रियाज नाइकू का खौफ था पुलिस वालों की फैमिलीज के बीच में, सो ही इज नो मोर, इट्स गुड। तो ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये सब ये 2-2 रुपए में बिकते हैं। मैं, आप लोग कभी अगर इंडिया आएंगे तो स्पेशल परमिशन लेके आपको एक बार कश्मीर ले जाया जाएगा। और ये जो आखिरी बात मैं कह दूं, जो लॉकडाउन की बात करते हैं ना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया आप लोग किस चीज को लॉकडाउन बोलते हैं। या तो आपकी समझ में गलती है, या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, अगर आप लोग यही समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने तो आज तक लॉकडाउन देखा नहीं कश्मीर में। व्हाट हैपेंस इन कश्मीर इज, हुर्रियत कहता है शटर डाउन, हुर्रियत स्ट्राइक बुलाता है, हुर्रियत के गुर्गे जाते हैं, हुर्रियत के गुंडे जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कौन सा दुकानदार है आप बता दीजिए। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप फकर साहब, आप उधर केपी में रहेंगे, या अगर जैसे आपका पेशावर है फॉर एग्जांपल, या आप अगर पंजाब में रहती हैं तो आपका लाहौर है, आप पूरे लाहौर में बोल दीजिए शॉपकीपर को कि आजादी के लिए सो कॉल्ड, आप जो भी गाना चाहते हैं उसके लिए आप दुकान बंद करें। 1 दिन भरेगा, 2 दिन भरेगा, 3 दिन बोलेगा भैया मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इट्स नेचुरल, माँ बाप की पहली लॉयल्टी बच्चों के लिए होती है, ये एक नेचुरल चीज है। तो ये लोग रोमांटिसाइज कर रखा है पाकिस्तान ने ना, जो कि आजादी के लिए कश्मीरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने हथियार उठाए हैं, जो हथियार उठाएगा वो रियाज नाइकू के पास जाएगा। मैं वैभव जी के पास चलती हूँ और उसके बाद फकर आपकी तरफ भी आती हूँ। और मेजर साहब की बात से ही एक पॉइंट लेके कि जो वो कह रहे थे कि मुनाफिकत तो सर ये होती है कि अगर कश्मीर में कुछ हो तो आप कहेंगे जी हम गोली मार देंगे अगर कोई खड़ा होगा, लेकिन अगर वही चीज, अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज बलूचिस्तान में हो तो आप कहेंगे जी हम इनको अलग करवा देंगे और आपको जो है वो वीजा लेके जाना पड़ेगा। ये दोगली पॉलिसी आप लोगों की क्यों है? देखिए, बलूचिस्तान और कश्मीर दोनों बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं, उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है।
बलूचिस्तान एक एथनिक इशू है, और कश्मीर जो है कि वो वहां पे एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है। बलूचिस्तान में आप जाएंगे तो बलूचिस्तान में कोई इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि उनको कोई खिलाफत कायम करनी है या उन्हें कोई इस्लामिक स्टेट क्रिएट करना है। वहां पे वो लोग इसलिए लड़ रहे हैं बिकॉज उनका कहना है कि हम एक आजाद मुल्क पार्टीशन के पहले थे, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप था बलूचिस्तान में। हमारे यहाँ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट थे, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। हमारे दोनों हाउसेस ने रेजोल्यूशन पास किए हुए थे कि अगर हमें इंडिपेंडेंट रहना है, हमें ना इंडिया में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है। तो वो उनकी जो लड़ाई है वो उसकी लड़ाई है। बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी शुरू हुई, जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई, 1947 से शुरू हुई है, 1948 से, माफ कीजिएगा। तो और वहां पे हमेशा जो फ्रंट रनर्स रहे हैं उनके फ्रीडम स्ट्रगल की, वो हमेशा जो है वहां का जो जिनको सो कॉल्ड आप नवाब या रूलिंग क्लास कहते हैं, वो हमेशा फ्रंट से उसने लीड करा है। आप ये देखें कि वहां पे जो पहला वो जो फ्रीडम फाइटर था वो खान अफ कलात का भाई था, वो पहाड़ों में सबसे पहले चढ़ा, उसके पीछे आवाम गई। आज आप देखिए वहां पे नवाबों की फैमिली में कितनी शहादतें हुई हैं। बालाच मरी कबीले में बालाच मरी की मौत हुई, उसको आपके आईएसआई ने मारा। आप नवाब अकबर खान बुख्ती को देख लें, वो बुख्ती कबीले के नवाब थे, उनको मारा आपने। तो वहां पे जो सेक्रीफाइस था, उनके जितने भी लोग हैं वो बाहर मजबूरी में रह रहे हैं आज बलूचिस्तान के। वहां पे कोई भी उनका जो नवाब है या जो भी रूलिंग क्लास है वो वहां नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि आप उनको वहां रहने नहीं दे रहे। हमारे यहाँ दूसरी कश्मीर में स्टोरी है। कश्मीर में 1989 तक तो कोई इंसर्जेंसी का सीन ही नहीं था, कोई रेडिकलाइजेशन नहीं थी। आपने 89 में एक कॉन्कॉक्टेड थ्योरी की तहत आपने एक पैसा डाला, ज़ियाउल हक की एक थ्योरी थी, वो आपने इंप्लीमेंट करी। आपको ये कॉन्फिडेंस, आपके पास इंटरनेशनल सपोर्ट था। कोल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका से पैसे आ रहे थे, डॉलर्स आ रहे थे, अमेरिका को आपकी जरूरत थी, तो आपको लगा कि यू कैन गेट अवे विद डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और आपके पास एक्सपीरियंस भी था इंसर्जेंसी का अफगानिस्तान में, तो आपने वो हमारे यहाँ भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक क्रिएट की गई एक इंसर्जेंसी। आपने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड कराया यहाँ पे, उनको कहा कि सबसे पहले इनको निकालो। उनको भी वही खबरी कह करके, जैसे आज रियाज नायकू मेरे साथ बता रहे थे कि रियाज नायकू जो है लोगों को गोली मार देता है, ये कहेगा कि ये बच्चों को 13-13 साल के खबरी है। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ इसलिए मारा गया, उनको ये बोल के मारा गया कि भाई ये खबरी है, दीज गाइज आर आईज ऑफ द स्टेट। तो उनको आपने मार के निकाला। उसके बाद क्या हुआ, आपने वहां पे आर्म्स दिए, एमिनेशंस दिए, बहुत कुछ आपने दिया। फिर वहां पे एक इंसर्जेंसी शुरू हुई, और वो एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की इंसर्जेंसी थी। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, एक नेचुरल है। और कश्मीर में जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, इनके किसी के बच्चे इंडिया में नहीं रहते, इनके किसी की फैमिली में एक बंदा, इनके घर कुत्ता तक नहीं मरा कहीं, ठीक। इनके आसिया अंद्राबी के बच्चे मलेशिया में रहते हैं, गिलानी के बच्चे सऊदी अरेबिया लंदन में रहते हैं, और वो मीर वाइस की फैमिली यूएस में रहती है। तो इनमें से कोई एक भी नहीं है जिनकी फैमिली कश्मीर में या इंडिया में रहती हो। हाँ, आपका जो सैयद सलाउद्दीन रहता है, जिसको आप जो टेररिस्ट है हमारे यहाँ का, उसके बच्चे जो है इंडियन गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो जॉब करते हैं। पांच के पांच बच्चे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए हमारा जो स्टेट है, हमारा स्टेट परसिक्यूट नहीं करता कि अगर किसी का बाप टेररिस्ट है तो हम उसके बच्चों को उस चीज की सजा दें। एक डेमोक्रेसी है ये। लेकिन आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ तो वो अभी डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच, उसकी बेटी को उठा ले गए थे, बीवी और बेटी को 3 साल तक उसको रखा रहा, 3 साल बाद जाकर उसकी बेटी को छोड़ा है। जुल्म क्या है कि भाई उसका बाप सो कॉल्ड कोट अनकोट टेररिस्ट है। तो हमारे यहाँ इंडियन स्टेट इस तरह से काम नहीं करती है। हम तो अपने पॉलिटिकल, आपके यहाँ पे क्या है कि अगर आपके यहाँ नवाब अकबर खान बुख्ती ने डिसएग्री करा बलूचिस्तान में, तो आपने हेलीकॉप्टर गनशिप भेज के उसको गार में मार दिया। हमारे यहाँ क्या हुआ, अगर हमारे यहाँ महबूबा मुफ्ती ने डिसएग्री करा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करी, तो हमने उसको 5 स्टार होटल में रख करके होम अरेस्ट कर दिया। तो ये दोनों के अप्रोच में डिफरेंस है, ये दोनों जगहों की जो सिचुएशन है उनमें डिफरेंस है, तो आप इन दोनों को कंपेयर ना करें। लेकिन सर, जैसे आप कहते हैं कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं कश्मीर में, तो आपको भी तो किसी ने राइट नहीं दिया ना कि आप बलूचिस्तान में इंटरफेयर करें। हमें हैंडल करने में हमें पता है कि क्या। और किसने इंटरफेयर किया? इंडिया बार बार इंटरफेयर कर रही थी। फखर जवाब देंगे। कहां? नहीं, एक सेकंड, नहीं, यू कांट गेट अवे विद सेइंग दिस। नहीं, एक सेकंड। इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इस चीज का क्या प्रूफ है? बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है सर, मान जाए। अरे हम तो आप कोई प्रूफ तो देना। आप बोले कि साहब ये प्रूफ है भाई। कलभूषण से बड़ा प्रूफ और क्या होगा? मतलब इन शॉर्ट आप कहेंगे कि बात
का नाम, मैं आपको आप रिप्लाई, मैं इसके बाद आरजू जी ये बोल लें, उसके बाद मैं आना चाहूंगा। जरूर जरूर एक बार बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, ठीक है, हुआ करती थी इंडिया में डेमोक्रेसी, अब इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। इंडिया में एक चीज है कि जो बीजेपी कहता है वही होना है, वो बेशक किसी को अच्छा लगता है, बेशक किसी को बुरा लगता है, ये बात। एक बात इन्होंने की कि वहां पे जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है मकबूजा कश्मीर में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे फ्रीडम मूवमेंट है सिंपली। वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, और आज से नहीं कह रहे, वो पिछले 70 सालों से यही चीखोपुकार कर रहे हैं, तभी तो आपकी फोर्स वहां पे लगी हुई है। अगर आप मतलब हालात वहां पे अच्छे हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं। आप लोगों ने मिसालें दी कि उनके बच्चे आपके गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करते हैं। गौरव साहब ने कहा कि वो पेंशन लेते हैं, गिलानी साहब पेंशन अगर वो ले रहे हैं, आप उनकी पेंशन खत्म कर दे। अगर आपके मुल्क के खिलाफ वो खड़ा होता है, भाई वो खड़ा है, और ऐसा नहीं खड़ा, सारी जिंदगी उसकी गुजर गई, मतलब, और आपने एक और बात की कि उसको आपने कभी जेल में नहीं डाला। मेरे ख्याल में कोई ऐसा हुर्रियत लीडर नहीं है जो कभी जेल में ना गया हो। जब आप अभी 5 अगस्त को जब आपने वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया पूरे कश्मीर में 370 को हटाकर, उसके बाद सारे लोग, इवन आपके जो सबसे आपके चहीते हुआ करते थे महबूबा मुफ्ती और बाकी उनके जो फैमिली, शेखों की फैमिली थी, वो सारे मतलब आप लोगों ने उनको हाउस प्रेजन में किसी को रखा और किसी को जेल आपने भिजवा दिया। ये चीजें आपने कर ली। वो लोग, बेशक वो बुरहान वानी हो, बेशक वो जो है वो रियाज नाइक हो, बेशक वो कोई और हो, अगर एक जाएगा तो वो कोई और आएगा, उसकी रिप्लेसमेंट होगी। ये मूवमेंट खत्म इस तरह नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर ये चीजें नहीं होती कि आप बंदूक के जोर पे किसी को अपने पास रखते हैं। आप अगर यही बात बलूचिस्तान के बारे में करते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है, जो मकबूजा कश्मीर है वो हिंदुस्तान का प्रोविंस नहीं है। ये बात बेशक जहां जो मर्जी, लेकिन वो प्रोविंस नहीं, वो सूबा नहीं है आपका। बलूचिस्तान हमारा सूबा है। खान अफ कल्लात के साथ, आप खान अफ कल्लात की बात करें, कायद आजम के साथ उनका इल्हाक हुआ, वो सारी चीजें कोई कंट्रोल। और दूसरी चीज, आपने कहा कि वहां लीड किया जाता है बलूचिस्तान में नवाबों की तरफ से। मेरे भाई, अगर हरदियार है वो बाहर बैठा हुआ है, जो सुलेमान दाऊद है वो बाहर बैठा हुआ है, बदामदार बुख्ती वो बाहर बैठा हुआ है, कहां से लीड करते हैं? सिर्फ उनको जहां से किराए के जो उन्होंने रखे हुए हैं, मतलब आप जिसको किराए के गुंडे कश्मीर में कहते हैं, मैं कहता हूं असल में वो बलूचिस्तान के अंदर है। क्या आपकी राह उसको सपोर्ट करती है, फंडिंग करती है, मुख्तलिफ जराए से इंडियंस के साथ इवन मिलके वो वहां पे सपोर्ट करती है, इंसर्जेंसी पे लाती है। इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी ज्यादा से ज्यादा वोट भी हुआ तो 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो बलूचिस्तान है, इंक्लूडिंग गवादर, इंक्लूडिंग जीवनी, इंक्लूडिंग पश्ती, जो बिल्कुल उसके सराउंडिंग में, मैं तुर्बत का भी नाम ले रहा हूं, वहां पे किसी किस्म की इंसर्जेंसी नहीं है। और अब से नहीं कह रहा हूं, कम से कम पिछले 5 सालों से वहां पे हालात जो है वो पिछले एक हफ्ते में कितने पाक फौजी बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं बिना इंसर्जेंसी के? नहीं, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा कि 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में होता रहता है, वो कोई मसला नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैं उसको कहूं कि बिल्कुल यार, वो मेरे खैबर पुख्तनख्वा सबसे, मतलब मैं कहता हूं कि अगर 7-10 सालों से देखा जाए तो बहुत बेहतर ही आई हालात में, लेकिन वहां पे भी छोटे मोटे वाकयात होते हैं। नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में हफ्ते में, 10 दिनों में, महीने में अटैक छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन हालात वहां पे नॉर्मल है हालात। और जब से पिछले साल इलेक्शन हुआ, फाटा का जो इलेक्शन हुआ और उसका मर्जर खैबर पुख्तनख्वा के साथ हुआ, उसके बाद मजीद हालात बेहतर हुए। और अभी जो अमेरिका, अफगान तालिबान और पाकिस्तान, उनके बीच में जो ट्रीटी हो रही है, जो चीजें हो रही है, जो पीस प्रोसेस चल रहा है, उससे भी हालात बेहतर होने। हालांकि हिंदुस्तान को वो चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनके स्टेक जो वहां पे है अफगानिस्तान के अंदर, वो मतलब दाव पे लगे हुए, तो उनको मसला है इस चीज से। और ये चीजें होती रहती है, आप लोग करते रहेंगे, इसको मसला कोई नहीं है। लेकिन हमारी फौज भी है, हमारी आईएसआई भी है, और वो अपना मतलब जिसे कहते हैं जान लड़ाती रहेगी और जान देती भी रहेगी। जी आरजू जी, मैं ना 2-3 पॉइंट आपके, फकर साहब ने इतने सारे पॉइंट दे दिए कि मैं उसी पे जवाब देता रहूंगा। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ना, ये जो हम लोग रेडिकलाइजेशन इन्होंने बोला कि कश्मीर में है नहीं, मैं वही चीज बोलूंगा जो मैं टीवी में बोलता हूँ। आप लोग मतलब क्या बोलते हैं पाकिस्तानी टीवी पे, माजरत के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गए नहीं हैं, आप लोग जमीन पे वहां पे पैर नहीं रखा, आपको पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। तो आपको जो भी न्यूज मिल रही है, मीडिया से मिल रही है या कहीं और से मिल रही है, आपको फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है, राइट? मैं आपको बताता हूँ, वहां पे जमात इस्लामी है,
और जमात इस्लामी के कार्डर्स ने वहां पे सिर्फ अनंतनाग एक डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग। पहली बात तो बता दूं, जो भी बहुत छोटा है साइज में, मतलब कि आप अगर 1.5-2 घंटे गाड़ी चलाएंगे तो आप कश्मीर घाटी पार कर जाएंगे। इतना सा है कश्मीर, इतना सा, ना के बराबर, छोटा सा बहुत। मतलब क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है इसलिए कह रहा हूँ बड़ा छोटा सा है कश्मीर। इशू ये है कि अगर आप रेडिकलाइजेशन की बात करें तो सिर्फ अनंतनाग में गवर्नमेंट स्कूल्स होने के अलावा वहां पे 500 मदरसे हैं, 138 मदरसे जो हैं जमात इस्लामी के हैं। और मैंने खुद जाके देखा है वहां पे क्या पढ़ाते हैं। दिस इज पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे किसी के पढ़ने वढ़ने मीडिया वाले की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुलभूषण जाधव का ना जो पाकिस्तान में काफी एक, जैसे कहते हैं कि एक रेगिस्तान में इंसान चलता है, तो अपने रेगिस्तान के इंसान को आपने एक वो मरासिम बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, मिराज को आपने पानी दिखा दिया ना, तो वो आदमी उसी को देख के वो उसको लगता है कि पानी है, वो परेशान। देखिए ऐसा है, कुलभूषण जाधव को आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड बना लिया अपनी नजरों में, क्योंकि आपको प्रूफ नहीं मिला। एक बंदा था। अब देखिए प्रूफ हम किसको कहते हैं, प्रूफ अब किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ फकर साहब, ठीक है। मैं एक बंदे को लाता हूँ पकड़ के, आप मुझे दें एक बंदा, मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, आप मुझे बंदा ला के दें, मैं उसको अपने घर की बेसमेंट में ले जाऊंगा, उसको उल्टा लटकाऊंगा और इतना मारूंगा कि 2 घंटे के बाद वो बोलेगा साहब मैं जियाउल हक का भूत हूं। वो बोलेगा क्योंकि वो चाहता है कि दर्द खत्म हो जाए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या था। कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करा, उसको आईएसआई को बेच दिया। मैं इसका प्रूफ आपको देता हूं। कोई भी सीक्रेट एजेंसी का या आईएसआई का हो, रॉ का हो, सीआईए का हो, उसका अगर कभी ग्राउंड का एजेंट पकड़ा जाता है कभी ओन नहीं करते। कुलभूषण जाधव जैसी पाकिस्तान ने बोला कुलभूषण जाधव है, इमीडिएटली जो हमारी मरहूम वो थी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, विद इन 24 आवर्स शी सेड कि हिंदुस्तान का शहरी, हम इसको ओन करते हैं, ये एक्स नेवल ऑफिसर है, ठीक है ना। तो ये बात नहीं है। अगर आप सर प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, जी। तो ये बात है कि ना कुलभूषण जाधव का ये करा, उसके ये डॉक्यूमेंट्स मिले, आप छोड़ देना, हमने तो